हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर से एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इनहेरिटेंस कहते किसको हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसका देखे थे हम लोग द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो मेंडल्स जब एक्सपेरिमेंट किए थे, जॉर्ज जोहान मेंडल है ना, जब मेंडल्स के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था तो इसके आधार पे इन्होंने क्या किया, लॉ दिया जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और इस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में 3 लॉ के बारे में पूछा जाता है जिसमें मेंशन किया गया है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड फाइनली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना, ये 3 चीज है। ये क्या कहता है फाइनली, इसको 1 बाय 1 समझिएगा। जैसे इनहेरिटेंस का मतलब आपको समझ में आया था, पिछले के वीडियो में हम बता दिए थे इनहेरिटेंस का मतलब होता है द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें ना 2 लॉ दिया, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो हम पिछले बार तुम लोग को बताए थे कि पूरा अगर इस सब के कॉन्सेप्ट समझना है तब मेन हम लोग को समझना पड़ेगा डीएनए के बारे में। ई डीएनए क्रोमोसोम वगैरह में जो प्रेजेंट होता है, इसका मतलब अगर सेल के कौन सा हिस्सा के बारे में बात करते हैं तो आपको न्यूक्लियस के बारे में मैंने पढ़ाया था, है ना। न्यूक्लियस के लेकर के मैंने बताया था कि न्यूक्लियस जो कंपोनेंट यानी ब्रेन ऑफ द सेल है, इस न्यूक्लियस में ही ये सारा चीज कंपोनेंट पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो वहां पे ही हम लोग डीएनए के बारे में बात किए थे और एक कंपोनेंट और मैंने बताया था जिसको बोलते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों का एक कंपोनेंट बताया जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब बताए थे कि अगर देखो डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बात करते हैं, है ना, इस तरीका से ए है डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इसमें एक क्रोमोटीन वगैरह पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं बाहर वाला स्ट्रक्चर का। इस तरह से डीएनए का ये निर्माण होता है। एक्चुअली तुमको पता होना चाहिए, कहेंगे ना कि जितना भी इंफॉर्मेशन कोडेड रहता है यहाँ पे याद रखना, जीन जितना भी, सबसे पहले तो ये समझो कि जितना भी जीन है ना, ये सब जीन कंबाइन होता है तब निर्माण करता है डीएनए का, और डीएनए का ग्रुप निर्माण करता है क्रोमोसोम का। ठीक है ना। एक क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा के जैसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। तब यहाँ पे आता है कि आखिर भैया जीन में होता क्या है ना। तो जीन में समझना है तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है बाबू, समझिएगा। ये प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सेल में राइबोसोम का नाम सुने हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होता है, उसी को बोलते हैं ना प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री। उसका मेन काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस वही करता है। और यही प्रोटीन में ना पूरा, अगर आपके पास एस चांद का किताब होगा तो आप खोलिएगा, उसमें सब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक पेज में। ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। हेयर का कैसा होता है, स्किन कलर कैसा होता है, आई कलर कैसा होता है, आइरिस का क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये सारा चीज आता है। समझ गए ना, ये सब इस पे फैक्टर है। ये सब ना मतलब कि यही सारा चीज डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में बात किया जाता है। तो यहाँ पे पूरा अच्छा से समझिएगा। तब पूछेगा कि आखिर प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो तुमको पता होना चाहिए एमिनो एसिड मिलकर के ही प्रोटीन बनाता है। पता है, एक प्रोटीन बनने के लिए बाबू, एक प्रोटीन का निर्माण होने के लिए 20 एमिनो एसिड की जरूरत पड़ता है बाबू। ठीक है, याद रखेंगे। एक प्रोटीन का निर्माण होने के लिए, एक प्रोटीन का निर्माण होने के लिए कितना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग को 20 एमिनो एसिड का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, चलिए अब इस केस में क्या करना है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली जो भी प्रोटीन है वहां पे जीन का कंटेंट रहेगा, और ये क्या करता है, कैरेक्टर डिटरमाइन करने में मदद करता है। जो गुण है कैसे ट्रांसफर होना चाहिए इसके बारे में बताता है। अब देखो जो भी प्रोटीन है उसमें कोई कंपोनेंट आया जीन का, अब ई डीएनए ना पूरा इंफॉर्मेशन रखेगा। जैसे हम कैसे पता करते हैं कि कोई भी बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका आंख का लोकेशन पे आंख रहेगा, नाक का लोकेशन है तो नाक रहेगा, है कि नहीं। अब कभी कभी देखो हम बताए थे, कल भी चर्चा किए थे कि
या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों के केस में अगर कॉमन इवेंट के बारे में बात किया जाता है तो कॉमन इवेंट होता है कॉपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए का कॉपी होना। अच्छा, एक और बात पता था कि यही डीएनए कॉपी होने पे अगर गलत इंफॉर्मेशन जाता है तब बच्चा जो है वो डिस्ट्रैक्ट पैदा होता है। डिस्ट्रैक्ट पैदा होने का मतलब समझ रहे हैं, या तो 6 उंगली निकल जाएगा, है ना, पेट में से हाथ निकल जाएगा, समझ गए ना, राक्षस टाइप के 3 गो आंख हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज क्या होता है, जब कॉपिंग ऑफ डीएनए होता है वहां पे मिस्टेक हो जाता है या इंफॉर्मेशन गलत जाता है, इस केस में होता है। तो आप यहां पे समझिए पूरा कैरेक्टर को डिटरमाइन होने में सारा प्रोसेस की जरूरत होता है। डीएनए के ई बता दिलुआ। अब देखा आरएनए के सैंपल बताना है तो बताए थे आरएनए में सिंगल ऐसे रहता है, ठीक है ना, आरएनए में ऐसा सिंगल कंपोनेंट रहता है, इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। अगर आगे जाकर के क्वेश्चन पूछ देगा, तुम लोग नॉलेज के लिए देख लो, तो आरएनए जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसको 3 भाग में बांटा जाता है, याद रखना। एक को बोलते हैं एमआरएनए, है ना, एमआरएनए, एक को बोलते हैं हम लोग टीआरएनए, समझ जाओ, थोड़ा सा खाली बस नॉलेज के लिए बता रहे हैं, और एक को बोलते हैं आरआरएनए, ठीक है। अब इसका पूरा नाम समझिएगा, एम का नाम होता है, इसको बोलते हैं मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। यही राइबोसोम है, राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड ये है, पता है, यही करता है बाबू प्रोटीन सिंथेसिस का काम, समझो, प्रोटीन सिंथेसिस का काम, है ना। सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण करना, समझ रहे हैं ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण, यानी सनलाइट के द्वारा पौधा अपना भोजन बना के ठूसता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर, समझ गए। तो यहाँ राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तभी तो यही प्रोटीन में ना जितना इंफॉर्मेशन है सब कोडेड करके रखा जाता है ना, पूरा खानदान का। और जैसे ही इंफॉर्मेशन कोडेड हो जाता है, ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो फ्यूजन होता है ना, मेल गैमेट स्पर्म विद फीमेल गैमेट ओवा। तो देखो, जैसे मेल गैमेट के बात करते हैं तो जो स्पर्म सेल है और फीमेल गैमेट जो है वो ओवा सेल है, ठीक है। तो जब स्पर्म ओवा के साथ मिलेगा तो यहाँ पे ही तो बोलते हैं ना, देखो इनसाइड द फीमेल बॉडी मिलता है, और दोनों जब फ्यूज होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, है ना। अब महिला के बॉडी में होता है फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जब ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो देखिए ये जो स्पर्म सेल है ना, यानी सेक्स सेल इसको बोलते हैं, इसी तरह से फीमेल का जो सेल है ओवा सेल। अब यही सेल के अंतर्गत में कहीं ना कहीं तो न्यूक्लियस जरूर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल होता है। जब न्यूक्लियस कंसिस्ट करेगा, जानता है 3 जगह पूछा जाता है कि कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे डीएनए पाया जाता है, तो हम लोग 2 गो याद रखेंगे। सबसे पहला तो जैसे एगो माइटोकॉन्ड्रिया के पास पाया जाता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल में अगर पूछे, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, क्रोमोजोम में तो है, तो न्यूक्लियस क्रोमोजोम में शामिल है, तो 2 गो पार्ट दम याद रखना, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए रहता है, ठीक है। 2014 के ओसवाल का सैंपल पेपर में देख रहे थे बोर्ड का क्वेश्चन, तो उसमें दिया हुआ था कि नेम अदर ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस दैट कंसिस्ट ऑफ डीएनए, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, 9th में पढ़ना था, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। रिकॉर्ड होने के बाद 2 बार 3 बार आप सुना कीजिए, देखा कीजिए, है ना, बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि ये सिंगल टॉपिक पढ़ करके ना अच्छा स्कोर कर लो, क्योंकि रिप्रोडक्शन का भी सिंगल शॉट दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसी तरह से चलेगा, कार्बन कंपाउंड का भी दिया हुआ है, और इस तरह से आज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम एक रिकॉल करवा दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से बस यहाँ पे है इनहेरिटेंस कैसे, तो देखिए ये फ्यूजन हुआ स्पर्म विथ ओवा, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है, और यही फर्टिलाइजेशन होता है ना। देखो पहले हम क्या बोले थे कि फर्टिलाइजेशन के पहले अगर बात करेंगे तो दोनों सिंगल सिंगल है ना, तो यहाँ पे ये भी हैप्लॉइड है बाबू, हैप्लॉइड सेल है, ठीक है, और ये भी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। लेकिन हम क्या बोले थे, देखो जैसे ही एक कोई स्पर्म सेल है ना, ये ओवा सेल है, ये फ्यूज करता है तो जाइगोट का निर्माण होता है, ये जाइगोट वेट करता है तो एम्ब्रियो का निर्माण होता है, फिर ये एम्ब्रियो फीटस बनाता है, और यही 9 महीना बाद इन्फेंट के तौर पे बाहर निकलता है बच्चा, ठीक है ना। और यही इन्फेंट के बाद जो निकलता है तो यहाँ स्पर्म के फ्यूजन से लेकर के टिल द बर्थ ऑफ बेबी, इस पीरियड का नाम होता है गैस्टेशन पीरियड। क्या नाम है, गैस्टेशन पीरियड। इसको बोला जाता है गर्भावस्था,
ठीक है। और यही पीरियड के केस में जैसे ही, तो देखो यहाँ पे ए स्पर्म एंड ओवा के बारे में बात करते हैं, तो ये अभी हैप्लॉइड है बाबू, ये अभी हैप्लॉइड है, लेकिन जैसे ही स्पर्म और ओवा मेटिंग किया इंटरनल फर्टिलाइजेशन के टाइम में, तो ये जो जाइगोट जो बना बाबू, ये डिप्लॉइड हो जाता है। अब बोलेंगे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड समझ में नहीं आ रहा था। देखो हैप्लॉइड का केस में क्या होता है, 23 पेयर्स क्रोमोसोम, यानी 23 जो सिंगल सेल में जो पाया जा रहा है वो हो गया। लेकिन जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट कंबाइन हो गया तो जो 46 पेयर मिला उसको बोलते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। 23 हैप्लॉइड, 46 डिप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। अब ओकरा में भी अब यहां पे आएंगे, अब यहां पे समझो कि कैसे जाकर के कॉपी होता। तो आ जाइए, देखिए आज का पहला एक जो सवाल है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, माने इनहेरिटेंस का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो मेंडल के द्वारा। 3 गो नियम दिया हुआ। पहला का बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और थर्ड को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना, भिन्न करना, अंतर करना, क्योंकि देखो हर प्रजाति है, बताओ ना, एक ही माए बाप से 4-5 बच्चा पैदा लेता है, सबका डिजाइन एक जैसा रहता है, बताओ, कुछ एकदम पूरा अलग रह सकता है ना। अगर कंपेयर किया जाता है मेरे बारे में ही, तो बताया जाता है मम्मी पापा जैसा मिलते नहीं है, कहीं और दूर के खानदान से मिलाया जाता है। मतलब ये क्या होता है कि आपका जेनेटिकली, हम बोले ना, 2 जगह से कैरेक्टर मैच होगा, एक तो ननिहाल से, एक ददीहाल से, ठीक है ना। तो दादी वाला कोई ना कोई फैमिली का आपका कैरेक्टर मिलेगा, उसी का जैसा आपका रंग रूप मिलता है, समझ रहे हैं। तो वो इंफॉर्मेशन आखिर हमारा कोडेड रहता है। तो कैसे किस पे वो डिपेंडेंट है, कैसे वो इंडिपेंडेंट है, लॉज ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, इसके बारे में समझिए। देखिए पहला क्या कहता है यहाँ पे, लॉज ऑफ डोमिनेंस का, देखो इट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज ऑफ डोमिनेंस को हम लोग इनहेरिटेंस का पहला नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। देखो इनहेरिटेंस के बारे में हम बता दिए, सिंपल डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना। जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। और इनहेरिटेंस का 3 लॉ दिया गया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखो सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको कहते हैं, तो इसको हम लोग पहला लॉ भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा इट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। या इस सवाल को पूछा जा सकता है, मेंशन द वेरियस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल, क्योंकि मेंडल ही किया था। जब मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड का एक्सपेरिमेंट किया तो वही ना कंक्लूजन, जैसे देखो कोई भी केमिस्ट्री वगैरह लैब में जाते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो फाइनली निष्कर्ष देना पड़ता है कि हाँ आखिर हम कंक्लूज क्या करना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है। तो जो कंक्लूजन निकल करके आया यहाँ पे ये बताया था। तो देखिए सबसे पहला, हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग, जो हाइब्रिड का ऑफ स्प्रिंग माने जो संतान या जो प्रोडक्ट पैदा होता है, विल ओनली इनहेरिट द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप द एलिज। एलिज क्या होता है, जो पेयर में क्रोमोसोम पाया जाता है उसको एलिज कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, है ना। एलिज जो होता है इसको बोलते हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ ट्रेट्स भी बोल सकते हैं या पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे एलिज का मतलब, जैसे कैपिटल टी लिखे थे टॉल के लिए, तो ये हो गया एलिज, माने दोनों जब शामिल रहता है साथ में उसको हम लोग एलिज कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो डार्फ के लिए लिखा था रहता स्मॉल टी, तो दोनों जीन एक साथ में जब रहता है उसको एलिज कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए। तो यहाँ पे कह रहा है, देखो समझो, हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग विल ओनली इनहेरिटेड द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप। माने देखो अब फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में बताया, फिनोटाइप के बारे में हम क्या बताए थे, वैसा कैरेक्टर जो डायरेक्ट विजिबल होता है उसको फिनोटाइप, और जो नहीं दिखता है वो जीनोटाइप, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन, वो जीन में वर्णन है तो जीनोटाइप, और जो डायरेक्टली कैरेक्टर दिख गया उसको फिनोटाइप कहते हैं। खत्म। चलो, तो यहां पे क्या बता रहा है, यहां पे समझेंगे, हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग माने जो हाइब्रिड का प्रजाति पैदा होता है, विल ओनली इनहेरिट द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप, वही दिखाई देगा फिनोटाइप के केस में। द एलिज दैट आर सप्रेस्ड माने जो दिखाई नहीं देता है, हट गया, यानी वो रेसेसिव ट्रेट होता है। वह कल भी तो यही बता रहे थे कि जो छिप गया रेसेसिव, और जो छप गया यानी दिख गया डोमिनेंट। बोले थे कि नहीं बोले थे, बस यही पहला एक कंक्लूजन दिया। देखो, द हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग विल ओनली इनहेरिटेड द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप एंड द एलिज दैट आर सप्रेस्ड कॉल्ड रेसेसिव ट्रेट, while that determine the trait are called dominant। माने जो आपको दिखाई दे दिया, ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, कंफ्यूज मत होना, है ना, याद रखना, TRAIT इसका मतलब होता है गुण, कैरेक्टर।
कैरेक्टर, ठीक है, तो वैसा कैरेक्टर जो आपको दिखाई देगा, जो तय कर दिया वो डोमिनेंट, और जो सप्रेस्ड हो गया, हिडन हो गया, उसको रिसेसिव, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, दिया हुआ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसको कहते हैं, तो सिंपल कहता है ई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स इनहेरिटेंस कहते हैं। मेंडल्स का तीसरा नियम कहा जाता है इनहेरिटेंस का। इसमें क्या कह रहा है समझिएगा, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब यहां पे समझो, है ना, एंड रीयूनाइट रैंडमली ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। मतलब ये क्या कह रहा है समझिएगा, मतलब यहां पे देखो फिर से, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन माने जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म है जो पेयर में सेग्रीगेट होता है, कब, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में। तो हम क्या कर रहे हैं, तुम पूरा पढ़ा है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है बुआ, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, या गर्ल्स रहे चाहे पुरुष रहे, है ना, तो उसमें 23 पेयर क्रोमोसोम पाया जाता है। याद रखेंगे 23 पेयर क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी 23 दूनी 46। जब 46 क्रोमोसोम पाया जाता है तो फिर मन में सवाल आता है कि आए भैया, जब से भी सेक्स सेल है और उसी तरह से फीमेल का ओवा सेल है, तो जब दोनों कंबाइन होकर के फर्टिलाइजेशन करेगा तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में जो जाइगोट का निर्माण होगा तो 23 पेयर एकड़ और 23 पेयर एकड़, तो 23 दूनी तो 46 पेयर हो जाएगा। तो 46 गुना 2 कर वहीं तो कितना हो जाएगा बताओ तो, 6 दूनी 12 के 2, 4 दूनी 8 है 1 9, यानी 92 क्रोमोसोम होता है 46। तो ऐसे कैसे होगा, ठीक है। तो इसी के केस में बोला कि जरूर देखो, तो यहां पे यही आता है कि भले पेयर में इसका 23 पेयर है और इसका भी 23 पेयर है, लेकिन जब रिप्रोडक्शन के केस में डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में बात होता है तो इस समय बराबर बराबर जीन दोनों में से आता है, यानी 23 को इसका आएगा 23 इसका आएगा, पेयर वाला एक्स्ट्रा खत्म हो जाता है। समझ गए, यही बोल रहा है। तो वही ना बोलते हैं कि जो दिखाई दे देता है, तो दिखाई दे दिया तो वो डोमिनेंट, अब बाकी हिडन है तो रिसेसिव। तभी ना हम क्या बोले कि कोई भी इंसान का छोटा बच्चा है, उसका सेक्सुअल ऑर्गन देख करके आप ये बता सकते हैं कि इन फ्यूचर ही बिकम द पेरेंट्स, है ना, ही में बिकम द पेरेंट्स, वो गार्जियन बन सकता है। लेकिन गर्ल चाइल्ड का पेरेंट बनेगा कि मेल चाइल्ड का पेरेंट बनेगा ये तो नहीं पता है, ठीक है। अब उसका क्या होगा, जब स्पर्म का टेस्ट करवाया जाएगा, क्रोमोसोम का टेस्ट करवाया जाएगा, उस क्रोमोसोम में देखा जाएगा कि सेक्स सेल के केस में XY क्रोमोसोम इसके पास अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। अगर XY अवेलेबल है, इसका मतलब ही विल बी द फादर ऑफ बोथ गर्ल्स एज वेल एज द मेल चाइल्ड, है ना, लड़की का भी लड़का का भी बन सकता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप, तो यहाँ पे क्या करा ना, ड्यूरिंग जो भी फर्टिलाइजेशन के टाइम होता है तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, है ना, अल्टरनेट जीन दोनों का, मतलब अल्टरनेट कहने का मतलब कोई चीज 23 मेल से 23 फीमेल से, ये बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और थर्ड हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक सेकेंड लॉ है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ, है ना, इनहेरिटेंस। सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इसको कहते हैं। इट स्टेट दैट अ पेयर ऑफ ट्रेट्स, माने कोई भी जोड़ा जो कैरेक्टर में है, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एज द इंडिविजुअल इनहेरिटी या हेरिडिटी फैक्टर ए सॉर्ट इंडिपेंडेंटली अल्टरनेट ट्रेट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑकर्स टुगेदर। मतलब क्या है, देखो वन बाय वन समझो क्या कह रहा है, सिंपली बात है। सबसे पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है ना, सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल्स इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसमें क्या कह रहा है, देखो अ पेयर ऑफ ट्रेट्स, ठीक है, सॉरी, ए पेयर ऑफ ट्रेट्स, जो भी कैरेक्टर होता है जोड़ा में है, ठीक है, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, अलग अलग सेपरेट होता है, कैसे, अनदर फॉर्म ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एज द इंडिविजुअल हेरिडिटी फैक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल के बारे में जब हम बात करेंगे और उसमें दो तरह के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। मान लो क्या हुआ कि कोई भी अगर पेरेंट्स के बारे में हम बात करते हैं, समझिएगा, कोई भी पेरेंट्स को लेकर के अगर बात करेंगे, कल बताया था F1 जनरेशन और फिलियल 2 जनरेशन के केस में। तो F1 जनरेशन में हमने बताया था इसको फिलियल 1 जनरेशन कहते हैं, इसको फिलियल 2 जनरेशन कहते हैं। अब इस केस में क्या बताया जाता है कि मान लेते हैं कि कोई टॉल पर्सन है तो उसका कैपिटल TT जीन रहेगा, कोई डार्क पर्सन है तो उसका स्मॉल TT जीन रहेगा, ठीक है, यही तो है ना।
कैपिटल टी, स्मॉल टी, है ना, ये हमेशा पेयर में, इसीलिए ये दोनों पेयर को एलिज कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इंडिपेंडेंट होता है, दूसरे पे निर्भर नहीं। अब यहाँ पे तो हम बताएं कि चांस दोनों केस में रहेगा कि या तो टॉल भी हो सकता है या डार्फ भी हो सकता है, लेकिन अगर बात करें F1 जनरेशन में, तो F1 में हमेशा टॉल ही होता है यहाँ पे, इसीलिए तो निकाल करके दिखा दिया था आपको, ठीक है ना, ये इस तरह से करके बता दिया गया था। यहाँ कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी जब कोई आगे कैपिटल वाला डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है तो चारों के चारों टॉल हुआ, डार्फ की संख्या 0 हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, कोई भी जो हेरिडिटी का जो गुण है, आनुवांशिकता का है, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, स्वतंत्र फॉर्म में है, ठीक है ना। डिपेंड का मतलब किसी पर निर्भर रहना, ये कोई तय नहीं कर सकता, जैसे बेसिकली बताया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ उसमें दिक्कत होने के कारण उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, तो ठीक है। तो 3 को दिया गया है, फाइनली जस्ट लेट इट बी कंक्लूडेड, ओके। तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में 3 स्टेटमेंट है। अगर सिंपली क्वेश्चन आ जाएगा 1 मार्क्स में, मेंशन द वेरियस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल, तो 3 गो, लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, अगर 1 नंबर में रहता। लेकिन अगर सेपरेटली कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट डू मीन बाय लॉज ऑफ डोमिनेंस, तो पहला बोल देना इट इज आल्सो नोन एज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। सेकेंड इसमें मेंशन कर देना इट स्टेट दैट, ये बताता है द ट्रेट विच इज विजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप, एंड आल्सो इट मेंशन अबाउट द कैरेक्टर विच रिप्रेजेंटेड, इट शोज द डोमिनेंट कैरेक्टर, वेयर एज द कैरेक्टर विच इज नॉट विजुअल इज इंडिकेट कौन सा, रेसेसिव कैरेक्टर। इसके बाद लॉज ऑफ सेग्रीगेशन में बताता है तो इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है बोथ पेरेंट्स का, है ना, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। थर्ड बताता है कोई भी हेरिडिटी का जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो एंड ऑलमोस्ट इट इज कंप्लीटेड। तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप यू विल ऑब्टेन बेस्ट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द चैनल।